ओके, अब आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, यस मैम। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 408 पेज तक, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उसके अंदर कई सारी ओपिनियंस जो है रखी जा रही थी, पब्लिक की भी डिस्कशन हो रहे थे। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे, अलग अलग किस्म के, यहाँ पे रिलीजन के, कम्युनिटीज के, कास्ट के लोग थे। उन सबकी विचारधाराओं को मैच करते हुए एक लेकर के आना था। तो यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे थे, जो कि जिनकी रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में छप रही थी। कई पब्लिक डिबेट भी हो रहे थे, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हो रहे थे, क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म भी हो रहे थे प्रेस के अंदर। यानी कि एक आलोचना और फिर उसके बाद उस आलोचना की और आलोचना, इस तरह की चीजें भी हो रही थी, जिसपे बेस्ड एक शेप ले रही थी चीजें। आम राय जो है वो शेप ले रही थी, स्पेसिफिक इश्यूज उठाए जा रहे थे उन सब चीजों में, ठीक है। कुछ लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, वो बोल रहे थे कि हमारी मदर टंग जो है उसकी उसका प्रोटेक्शन चाहिए हमें। कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग थे जो थे, वो चाह रहे थे कि भाई हमारी कम्युनिटी के लोग कम है इस धर्म के, तो हमें सेफ गार्ड करना है अपने आप को। दलित जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें बाकी सारी कास्ट से जो ऑपरेशन झेलना पड़ा है वो ना झेलना पड़े, ठीक है। और वो जो हमें ऑपरेस करते हुए आए हैं, दबाते हुए आए हैं, डोमिनेट करते हुए आए हैं, उस चीज से हमें बचाओ। और साथ ही साथ में इस तरह के वो लगाओ कि हमें रिजर्वेशन भी मिले गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, कल्चरल राइट्स को लेकर के, सोशल जस्टिस को लेकर के, जो उठाए जा रहे थे पब्लिक डिस्कशन के अंदर, जो कि असेंबली के अंदर हो रहा था, ठीक है। उस पर डिबेट हो रहे थे बेस्ड। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the public. As the deliberations continued, the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. Discussion हो रहे थे Constituent Assembly के अंदर, उस पर कई सारी opinions जो है वो उठाई जा रही थी लोगों की। साथ ही साथ वहां पर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे थे, जो छप रहे थे न्यूज़पेपर्स के अंदर, और प्रपोजल्स भी रखे जा रहे थे, वो भी छप रहे थे। और उन सब चीजों पर पब्लिकली डिबेट हो रहा था। Criticisms and the counter-criticism in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on the specific issues. आलोचनाएं हो रही थी चीजों की। अब ऑब्वियसली बात है, जब डिस्कशन होंगे तो एक दूसरे की आलोचना भी होएगी, उस चीज को लेकर के कोई पॉइंट रखेगा तो यहाँ पे आलोचना की भी आलोचना हो रही थी, और उससे क्या एक आम राय जो है वो बनती जा रही थी, धीरे धीरे उसको शेप मिल रहा था, जो एक पर्टिकुलर इशू तक लेकर के जा रही थी। कि आम राय जब बन जाती है लोगों की, तो फिर वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर इशू पे जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, द पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड इन देयर व्यूज ऑन व्हाट नीडेड टू बी डन। अब एक लोगों का पार्टिसिपेशन हो, प्रॉपरली पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, इसलिए उनसे पूछा जा रहा था कि आप अपने व्यू पॉइंट्स रखिए, जिससे हमें पता पड़े कि क्या चीज जरूरी है, जो चीज होनी चाहिए आपके अनुसार। यानी आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज पे पहले काम करना चाहिए, या ये चीज तो होनी चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन के लिए उनसे उनकी राय मांगी जा रही थी। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue. Religious minorities asked for special safeguards, while Dalits demanded an end to all caste oppression and reservation of seats in government bodies. Important issues of cultural rights and social justice raised in these public discussions were debated on the floor of the assembly. अब जो उनसे राय मांगी जा रही थी, उसमें कई जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, वो अपनी मदर टंग को सेफ गार्ड करने के लिए बोल रहे थे। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कम मतलब मेजोरिटी में थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो अपने स्पेशल राइट्स की डिमांड कर रहे थे धर्म से रिलेटेड। जो दलित थे वो डिमांड कर रहे थे कि दूसरी कास्ट जो हमें दबाती है, उनसे हमें सेव करो और हमें रिजर्वेशन दो गवर्नमेंट की बॉडीज में। तो इस तरह के कल्चरल और सोशल जस्टिस की जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। फिर है डोमिनेंट वॉइसेस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 300 मेंबर्स थे, ठीक है। 1.2 द डोमिनेंट वॉइसेस, इसके अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 300 मेंबर थे। 6 मेंबर जो थे पर्टिकुलरली उनके इंपॉर्टेंट रोल थे। फिर उनके अलावा 3 लोग और थे जो कांग्रेस, अब ये जो 6 लोग थे ना जो इंपॉर्टेंट थे, 300 के अंदर से 6 लोग जो है वो इंपॉर्टेंट थे। उनमें से 3 लोग कांग्रेस के थे, जिनके नाम थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। नेहरू जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। उन्होंने दिया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। इस रेजोल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया था कि नेशनल फ्लैग जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर का होना चाहिए, सैफरन, व्हाइट और डार्क
इक्वल प्रोपोर्शन में। फिर उसके अंदर एक नेवी ब्लू व्हील होना चाहिए सेंटर के अंदर। ये सारी चीज इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। ठीक है, पटेल जो है दूसरी तरफ, यानी कि जो हम ऊपर हमने नाम पढ़े ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल जो है उनका काम था कि वो बाकी बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अलग अलग रिपोर्ट्स जो लिखी जा रही थी, ड्राफ्ट की जा रही थी उनमें। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन वाले थे उनके व्यू पॉइंट्स को साथ में लेकर के आना, ये भी पटेल का काम था। फिर थे राजेंद्र प्रसाद, इनका रोल जो था वो प्रेसिडेंट के तौर पे था असेंबली के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके प्रेसिडेंट थे ये, जहां पर इनको सारे डिस्कशन करवाने थे कंस्ट्रक्टिव लाइन में, यानी कि एक प्रॉपर मतलब डिस्कशन हो रहा है तो उसका कोई एक कंक्लूजन भी निकलना चाहिए ना, तो उसको साथ में लेके कैसे आना है वो राजेंद्र प्रसाद का काम था, जहां पे ये सारे मेंबर्स को बोलने का मौका देते थे। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, ये जो डोमिनेंट वॉइसेस है इसको आपको अच्छे से समझना है, ज्यादा इसमें कुछ चीजें नहीं है, बस ये बताया गया कि किसका क्या काम था और किसने कहाँ योगदान दिया है। अब फर्स्ट पैरा को मैं लाइन टू लाइन पढ़ती हूँ। The Constituent Assembly had 300 members. Of these, 6 members played particularly important roles. Three were representatives of the Congress, namely Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. It was Nehru who moved the crucial objectives resolution as well as the resolution proposing the national flag of India be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion. जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके साथ साथ दूसरा रेजोल्यूशन जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि हमारा नेशनल फ्लैग 3 कलर का होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों कलर बटे हुए होने चाहिए, विद अ व्हील एंड नेवी ब्लू एट द सेंटर, और बीच में नेवी ब्लू कलर का व्हील होना चाहिए सेंटर में। Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in drafting of several reports and working to reconcile opposing points of view. पटेल दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे, और ये एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, जितनी भी रिपोर्ट्स लिखी जा रही थी उनको ड्राफ्ट करने का काम था इनका, साथ ही ऑपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो लोग थे उनको साथ में लेकर के आने का काम इनका था। Rajendra Prasad's role was as president of the assembly, where he had to steer the discussion along constructive lines while making sure all members had a chance to speak. राजेंद्र प्रसाद का रोल जो था वो प्रेसिडेंट के तौर पे था, असेंबली के प्रेसिडेंट थे ये, और यहाँ पे इनको सारा डिस्कशन जो है एक कंस्ट्रक्टिव लाइन में लेकर के चलना था, यानी कि एक प्रॉपरली डिस्कस जो हो रहा है उसका एक एंड में एक प्रॉपर कंक्लूजन निकले, इस तरह का इनको काम करना था, और सारे मेंबर्स को मौका देना था अपनी बात रखने के लिए। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब दूसरा जो था ये कांग्रेस ट्रायो के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, इस कांग्रेस ट्रायो के अलावा बाकी इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे, जो कि थे एक लॉयर और एक इकोनॉमिस्ट, यानी कि बी आर अम्बेडकर। असेंबली के लॉयर और इकोनॉमिस्ट थे बी आर अम्बेडकर। इन्होंने इस पीरियड, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश रूल जब चल रहा था उस समय इन्होंने पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर काम किया है इन्होंने कांग्रेस के, और इनकी महात्मा गांधी की एडवाइस पे इन्होंने इनको बोला गया था कि आप इंडिपेंडेंस का जो ये चीज चल रही है उसको यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन करो एज लॉ मिनिस्टर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर पेशे से लॉयर और इकोनॉमिस्ट थे, और ब्रिटिश रूल के दौरान ये पॉलिटिकल ओपोनेंट थे कांग्रेस के, और महात्मा गांधी की एडवाइस पे इन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया था एज लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इस कैपेसिटी के साथ में इन्होंने सर्व किया है चेयरमैन की तरह ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि किस तरीके से काम करना है या किस तरीके से चीजों को मोल्ड करना है, ड्राफ्ट डालने हैं, उसके लिए इन्होंने दूसरे लॉयर्स के साथ में भी काम किया है। दो दूसरे लॉयर और जो इनके साथ में थे वो थे के एम मुंशी गुजरात से और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से। दोनों ही जो थे काफी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इन्होंने, बाकी दो जनों ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Beside this Congress trio, a very important member of the assembly was the lawyer and economist B.R. Ambedkar. During the period of British rule, Ambedkar had been a political opponent of the Congress, but on the advice of Mahatma Gandhi, he was asked at independence to join the Union Cabinet as law minister. In this capacity, he served as chairman of the drafting committee of the Constitution. Serving with him were two other lawyers, K. M. Munshi from Gujarat and Aladi Krishna Swami Iyer from Madras, both of whom gave crucial inputs in the drafting of the Constitution.
फिर ये हो गया पी आर अम्बेडकर का डिस्क्रिप्शन और बाकी 2 लॉयर्स का डिस्क्रिप्शन। अब है बाकी के जो ये 6 मेंबर्स थे, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है। दो इनमें से 2 सिविल सर्वेंट्स थे, एक थे BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने प्रिपेयर करी कई सारी सीरीज पेपर्स की, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लोज स्टडी करी थी कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो है दूसरी कंट्री से हमें लेकर के अपनी चीज को एक बनाना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद के चीजों पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमने बाकी जो वर्ल्ड के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उनसे कुछ ना कुछ चीजें लेकर के और इसको कंबाइन किया है, ठीक है। तो ये जो 6 मेंबर्स थे, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है, एक वाइटल असिस्टेंस दिया है इनको। 2 सिविल सर्वेंट्स जो थे, उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट मतलब एक होता है ना असिस्टेंस के तौर पे असिस्ट किया है। इनमें थे BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने ये प्रिपेयर किया है। और दूसरे थे चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, जिनके पास एबिलिटी थी कि वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को क्लियर लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करते थे, यानी कि चीजें अगर प्रॉपरली नहीं है तो उसको सॉर्ट आउट करके प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में, यानी कि प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं ना अपन, कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो काम इनका था। तो 6 लोगों के साथ में 2 सिविल सर्वेंट्स थे। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The 6 members were given vital assistance by 2 civil servants. One was BN Rao, constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on a close study of the political systems obtaining in other countries. The other one was the chief draughtsman SN Mukherjee, who had the ability to put complex proposals in clear legal language. ये हो गया। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। अब अंबेडकर जो खुद हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, असेंबली के अंदर उनके, वो खुद उसके एक तरीके से हेड थे। यहाँ पर इनको 3 साल लग गए प्रिंट कराने में और रिकॉर्ड कराने में डिस्कशंस को, क्योंकि वो 11 बल्कि वॉल्यूम्स में चीजें हुई थी, 11 बल्कि वॉल्यूम्स थे उसके। और ये प्रोसेस जो था काफी लॉन्ग था, काफी लंबा था, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग था। मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बहुत ही एलोक्वेंट थे। एलोक्वेंट मतलब कि वहां पर एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी चीजों को फ्लुएंट तरीके से, पर्सुएसिव तरीके से, या तो लिख रहे थे या बोल रहे थे, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे थे, कई बार अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दे रहे थे। इस प्रिपरेशन में काफी चीजें कन्फ्लिक्ट हुए, आइडियाज को लेकर के काफी पॉइंट्स रखे गए। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए इंडिया की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीजें जो है, सिस्टम कौन सा हमें देश में फॉलो करना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज जो है सिटीजन्स की वो बतानी चाहिए, जो उनको रखनी पड़ेंगी, अपहोल्ड करनी पड़ेंगी, एज इन उनको अपने तरीके से उसको कायम रहना पड़ेगा, उस चीज पर बनाए रखना होगा, ये सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है उठाए गए थे। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Ambedkar himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. Ambedkar खुद responsible थे कि कौन सी चीजें जो है हमारी असेंबली के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, संविधान बनाते हुए मेंशन करनी है। This took 3 years and all, with the printed record of the discussions taken up even up 11 bulky volumes. अब ये जो है पूरा टाइम पीरियड रहा इसका 3 साल का, जहां पे प्रिंट करवाए गए डिस्कशंस को, जो कि 11 वॉल्यूम्स के अंदर थे। बट while the process was long, it was also extremely interesting. प्रोसेस जितना लंबा था उतना ही इंटरेस्टिंग था। The members of the Constituent Assembly were eloquent in expressing their sometimes very divergent points of view. Members जो थे Constituent Assembly के, वो properly, fluently अपने proper पॉइंट्स रख पा रहे थे, लिख पा रहे थे या बोल पा रहे थे, अपने डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो थे, अलग अलग व्यू पॉइंट जो थे। In their presentations, we can discern many conflicting ideas of India, of what language Indians should speak, of what political and economic system the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold or disavow. अब यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट थे, सबके डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट थे, तो ऑब्वियसली बात है चीजें जो थी वो भी अलग अलग थी, और यहाँ पे पॉइंट्स रखे जा रहे थे और पता लगा ढूंढे जा रहे थे, और उनपे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ठीक है, काफी ऑपोजिट आइडियाज थे कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाए, कौन सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए, कौन सी मॉरल वैल्यू सिटीजन्स को अपने फॉलो करनी है और कौन सी को सपोर्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे 15.5 में पी आर अम्बेडकर जो है वो
डिस्कशन के दौरान दिखाए जा रहे हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। पिक्चर दे रखी है आपको। अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, अब है सेकंड पॉइंट, पेज 411। द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि ये उसके कर्ता धर्ता एक तरीके से थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। ये एक काफी मोमेंटस रेजोल्यूशन था, जिसमें आइडियल्स जो थे कि क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, एक शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रोक्लेम कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के तौर पे काम करना चाहिए यहाँ पे सिटीजन्स को। अब ये इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक क्या है, इसके अंदर सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है, और एडिकेट सेफगार्ड देना चाहिए माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज को, और डिप्रेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी हमें साथ लेके चलना है। ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी थी। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जब इन्होंने आउटलाइन कर लिए तो नेहरू ने इसको एक इंडियन एक्सपेरिमेंट की तरह रखा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि his mind went back to the historic efforts in the past to produce such documents or right। उन्होंने यहाँ पे बोला कि मेरा जो दिमाग है वो पुराने जो हिस्टोरिक एफर्ट्स जो लगाए हैं, पुराने इतिहास के अंदर जो एफर्ट्स लगाए, पास्ट में जो चीजें हुई, वो सब वापस से मैंने एक तरीके से याद करा है, उस तक मैं गया, वापस सारी चीजें को रिकंसाइल किया, और उसके बाद मैंने इस तरह का डॉक्यूमेंट और राइट को सोचा है प्रोड्यूस करने का, अपना ये काम शुरू किया है। ये उन्होंने मेंशन किया है इस पैराग्राफ में। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution in the Constituent Assembly। इन्होंने Objective Resolution 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या करा था, मेंशन करा था, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा था। It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of independent India and provided the framework within which the work of constitution making was to be proceed। अब यहाँ पे ये एक momentous resolution था, एक empowering और एक तरीके से important चीज थी, ठीक है, important काम था जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखा गया था, और यहाँ पे बताया गया था कि आइडल्स होने चाहिए हमारे आजाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि किस तरीके से हमारे संविधान को बनाने का काम शुरू होना है। इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक गारंटेड दैट सिटीजंस जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, assured that adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed other backward classes. After outlining these objectives, Nehru placed the Indian experiment in a broad historical perspective. As he spoke, he said his mind went back to the historic efforts in the past to produce such documents of rights। अब यहाँ पे बेसिकली यही चीज बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कार्य जो शुरू हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को लेके चलना है, उसको एक हेडिंग दी गई है इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के तौर पे। यहाँ पे बताया गया है सिटीजन्स को न्याय और बराबर और फ्रीडम, और उनको प्रॉपर जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको भी बचाया जाएगा, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उनको भी सेफगार्ड किया जाएगा, या डिप्रेस्ड जो बहुत ही दबे हुए तबके के लोग हैं, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के, उनको भी, उनके बारे में भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई चीज लिखी जाएगी जिससे उनको भी आगे जाके एक डिसेंट जिंदगी जीने का मौका मिले। सारे ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने मेंशन कर दिए, और उन्होंने बोला कि एक इंडियन एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अब कैसे, क्योंकि पास्ट में जो चीजें हुई थी उनको दिमाग में रखते हुए इन्होंने ये सारे पॉइंट्स फ्यूचर के लिए कि भाई आगे जाके दोबारा ना हो, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी थी। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने बोला था कि हम बाकी देशों से कॉपी नहीं करने वाले हैं चीजें, हम अपने तरीके से उनको मोल्ड करेंगे। अब नेहरू की जो स्पीच थी उन्होंने केयरफुली बोला था, यहाँ पे मेंशन किया था कि आगे जाकर के हम, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर कि यहाँ पे दूसरे देशों से हम ले रहे थे चीजें, ठीक है, दूसरे उनसे हम कॉपी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि भाई हम दूसरे लोगों से कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया है, क्या चीज इसमें डालनी चाहिए, क्या नेहरू ने सोचा कि क्या जो उन्होंने पास्ट
में चीजें हुई थी उसको बेसिकली क्या उनको याद आया था ऐसा जिसको लेकर के उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की थी, उस पर भी ध्यान दिया गया है। जो आइडियाज थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के आइडियाज लिए थे, उसमें वो बेसिकली क्या चीज बोल रहे थे, क्या उन्होंने पास्ट में रेफर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने काम किया है। हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की इंडिया की, वो काफी लंबे समय की जो फ्रीडम और स्ट्रगल को फ्रीडम स्ट्रगल चला है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो चला है उसको लेकर के भी इन्होंने किया है। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताया गया है कि पास्ट में इंडिया के अंदर जो हुआ है वो तो हुआ ही है, आसपास के देशों में भी जो चीजें हुई हैं उसको भी लेकर के एक तरीके से, क्योंकि हमारे इंडिया को काफी लंबे समय बाद आजादी मिली थी, ठीक है। तो ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते थे कि आगे जाकर के कभी कोई ऐसी कंडीशन आ पाए जिसमें हमारा देश वापस से किसी इस तरह की चीज को झेले, गुलामी को झेले। तो इसीलिए बाकी देशों के अंदर जो चीजें हो रही थी वहां से भी ये सारी, क्योंकि जानकारी तो हासिल हो ही जाती थी, प्रिंटिंग प्रेस का काम तो शुरू हो ही चुका था, तो जानकारी मिलती थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सब जगह से अपने आप को ये सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी दूसरी मीटिंग का, क्योंकि ये ओवर होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स।